बम बम बश, बम बम बश। रात का गहरा अंधेरा और अचानक सन्नाटे को चीरती हुई ये खौफनाक आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ना। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जहां सदियों पुरानी लोक कथाएं और आज की आधुनिक दुनिया आपस में बुरी तरह टकराती हैं। चलिए इस खौफनाक रहस्य के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। तो हमारा आज का विषय है ताबूत, निशिर-मोलो का रहस्य और मृत्युंजय अमृत। सच कहूं तो ये महज एक डरावना किस्सा भर नहीं है। ये एक 400 साल पुराने श्राप और आज के विज्ञान की जिज्ञासा के बीच का सीधा टकराव है। मध्य प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसा एक गांव है बेरमपुर। दिखने में जितना शांत, असल में ये अपने सीने में कुछ ऐसे गहरे राज छिपाए हुए हैं जो सदियों से बड़े-बड़े साहसी लोगों के दिलों में भी खौफ पैदा करते आए हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब 400 साल पुरानी एक खौफनाक किंवदंती अचानक से आज की इस आधुनिक दुनिया में जाग उठती है। बिल्कुल, यही इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। बेरमपुर गांव के उस स्याह इतिहास को समझे बिना आज के इस रहस्य को सुलझाना नामुमकिन सा है। तो आइए सीधे उस अतीत में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह दहशत शुरू कैसे हुई। निशिर-मोलो का खौफ, बेरमपुर में एक 400 साल पुराना दुष्स्वप्न। इस वर्तमान पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस प्राचीन खौफ की जड़ों तक जाना होगा। बात रात के समय की है। मदन नाम का एक युवक अपने पिता की सख्त चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। पिता ने साफ कहा था कि शनिवार की रात निशिर-मोलो गांव में घूमते हैं, पर वो नहीं माना और जंगल के रास्ते निकल पड़ा। कुछ ही देर में भारी कदमों की आहट और वही खौफनाक आवाज बम बम बश गूंजने लगती है। वो घबराकर झाड़ियों में छिपने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन श्रापित ताबूत उठाने वालों यानी उन 4 भयानक आदमियों से बचना इतना आसान कहाँ। घंटों बीत जाने के बाद मदन के पिता उसे एक बरगद के पेड़ के पास ढूंढ निकालते हैं। उसकी हालत, वो शुद्ध खौफ से लकवाग्रस्त हो चुका था। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसने कोई ऐसा भयानक मंजर देख लिया हो जिससे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। सच में इन 4 ताबूत उठाने वालों से बच पाना लगभग असंभव है। मृत्युंजय अमृत का रहस्य और आधुनिक जांच की शुरुआत। अब इस खौफनाक अतीत के सायों से निकलकर हमारी कहानी पहुंचती है दिल्ली की एक एकदम आधुनिक रिसर्च लैब में। अब जरा इस दिलचस्प विरोधाभास पर गौर करते हैं। एक तरफ दिल्ली की वो चकाचौंध भरी आधुनिक लैब है जहां मेघना और उसकी पार्टनर इशिता एक एंटीडोट पर दिन रात काम कर रही हैं। ये पूरी तरह से विज्ञान, तर्कों और तथ्यों की दुनिया है। लेकिन दूसरी तरफ मेघना की रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी है। वो लगातार कुछ बेहद खौफनाक सपने देख रही है। एक घना अंधेरा जंगल, एक विशाल भयानक पक्षी जो उसका पीछा कर रहा है और एक अजीब सा पेड़ जिससे लगातार हरे रंग का पानी टपक रहा है। सोचने वाली बात है कि मेघना का एकदम सुलझा हुआ वैज्ञानिक जीवन इन प्राचीन डरावने दृश्यों की वजह से बुरी तरह उलझ चुका है। तो आखिर ये मृत्युंजय अमृत बला क्या है? इशिता को एक बहुत पुरानी किताब में इसका जिक्र मिलता है। ये एक रहस्यमयी हरा तरल पदार्थ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही एक खास श्रापित पेड़ से टपकता है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। ये वैज्ञानिक जिज्ञासा ही उन्हें उस अनजान गांव की तरफ खींच ले जाती है, क्योंकि जब मेघना उस किताब में पेड़ की तस्वीर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिल्कुल वही पेड़ था जो वो हर रोज अपने डरावने सपनों में देख रही थी। इत्तेफाक? बिल्कुल नहीं। सिर्फ 5 घंटे। जी हाँ, आधुनिक सुरक्षा और उस प्राचीन खतरे के बीच का फासला बस इतना ही है। महज 5 घंटे की एक साधारण सी बस यात्रा मेघना और इशिता को दिल्ली की उस सुरक्षित और लॉजिकल दुनिया से निकालकर सीधे एक 400 साल पुराने खौफनाक जाल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है। बेरमपुर में अशुभ आगमन, गांव के अपशकुन। जैसे ही वो दोनों उस गांव की जमीन पर कदम रखती हैं, मानो प्रकृति का मिजाज ही पूरी तरह से पलट जाता है। जैसे ही ये दोनों बाहरी लोग बेरमपुर के दरवाजे के अंदर दाखिल होती हैं, एक के बाद एक अलौकिक चेतावनियां मिलने लगती हैं। अचानक से एक भयंकर धूल भरी आंधी उठ खड़ी होती है। सूरज काले घने बादलों के पीछे छिप जाता है और हवा में एक अजीब सी कंपा देने वाली ठंडक छा जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात तो तब होती है जब गांव का मुखिया उन्हें अपने घर लाता है। घर के मंदिर का दीपक बिना किसी हवा के रहस्यमयी तरीके से बुझ जाता है और ठीक उसी पल गांव के मुख्य मंदिर में आरती कर रहे पुजारी का दीपक भी अचानक बुझ जाता है। ये बुझते हुए दीपक महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ बेहद खौफनाक होने वाला है।
अब इस रहस्यमयी गांव के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए इशिता और मेघना एक बड़ी ही चालाकी भरी कहानी गढ़ती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पहला कदम, वो कुएं के पास जाकर सीधे गांव के मुखिया से मिलती हैं। दूसरा कदम, वो बड़ी सफाई से झूठ बोलती हैं कि वो 5 ऐतिहासिक गांवों पर अपनी पढ़ाई के लिए एक रिसर्च करने आई हैं। और तीसरा कदम, उनकी ये तरकीब 100% काम कर जाती है। मुखिया खुश होकर उन्हें अपने ही घर में रुकने का न्योता दे देता है। इस तरह बिना किसी को जरा सा भी शक हुए वो गांव के सबसे अंदरूनी घेरे में बड़ी आसानी से प्रवेश कर लेती हैं। आधी रात का सफर, 400 साल पुराने महल के रहस्य। अब जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12 पर पहुंचती हैं, इस कहानी में एक साथ कई खतरनाक घटनाक्रम अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं। रात के 12 बज चुके हैं। गांव का मुखिया और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी मुखिया का बेटा अनुज इशिता और मेघना को छुपते छुपाते 400 साल पुराने राजा सूरजभान के उस खंडहर हो चुके राजमहल में ले जाता है। वो एक खिड़की के रास्ते अंदर घुसते हैं, लेकिन यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। जैसे ही मेघना उस अंधेरे महल के अंदर अपना पहला कदम रखती है, उसे वो जगह अजीब तरह से जानी पहचानी लगने लगती है। उसे महसूस होता है जैसे उसने इस राजमहल को पहले कहीं देखा है। शायद वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। एक आज की आधुनिक शहर की लड़की का 400 साल पुराने खंडहर से ये अजीब सा जुड़ाव इस पूरी कहानी में एक बहुत गहरा और अनसुलझा रहस्य जोड़ देता है। और तभी गांव के हालात अचानक बेकाबू हो जाते हैं। बम बम बश, बम बम बश। तेज आंधी की सनसनाहट के बीच ये खौफनाक मंत्र एक बार फिर से पूरे गांव में गूंजने लगता है। गांव के हर एक इंसान के दिल में दहशत बैठ जाती है। उधर मंदिर का पुजारी हड़बड़ाकर अपनी नींद से उठता है और बदहवास होकर सीधे मुखिया के पास भागता है। क्यों? क्योंकि निशीर मोलो, जो कई सालों से गहरी नींद में सोए हुए थे, वे अब जाग चुके हैं। ताबूत का खुलना, आधी रात का टकराव, ये ठीक वही पल है जहां राजमहल की वो रहस्यमयी खोज और उस श्रापित जंगल की खौफनाक सच्चाई दोनों आपस में एक बहुत ही भयानक तरीके से टकराती हैं। चलिए देखते हैं कि उस वक्त महल के अंदर क्या चल रहा है। मेघना, इशिता और अनुज एकदम शांत खड़े हैं। तभी अचानक उस सुनसान गलियारे में किसी के भारी जूतों की आवाज गूंजने लगती है। धक धक धक। लेकिन जब वो नजर दौड़ाते हैं तो दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। और तभी उनके ठीक सामने एक गुप्त दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुल जाता है। उस अंधेरे दरवाजे के पीछे कौन है? महल के अंदर का ये खौफनाक मंजर धड़कनों को एकदम से बढ़ा देता है। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ जंगल की सरहद पर जुआ खेल रहे संपत और कप्तान नाम के 2 आदमी डर के मारे पत्थर की तरह जम जाते हैं। तेज तूफान के बीच से 4 साए अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए वही खौफनाक मंत्र पढ़ते हुए उनकी तरफ चले आ रहे हैं। अचानक हवा का रुख कम होता है और वो साए रुक जाते हैं। उनकी 4 चमकती हुई लाल आंखें सीधे उन जुआरियों को घूरने लगती हैं। कोई शक नहीं बचा था, निशिर मोलो वास्तव में लौट आए हैं और वो ठीक उनके सामने खड़े हैं। निशिर मोलो के कंधों पर रखा वो भारी ताबूत अचानक से खुल जाता है और उसके खुलते ही संपत और कप्ता के गले से एक ऐसी भयानक चीख निकलती है जो पूरे गांव के सन्नाटे को चीर कर रख देती है। सच मानिए, ये सिर्फ एक चीख नहीं थी, ये किसी बहुत बड़ी अनहोनी का वो खौफनाक संकेत था जिसने उस रात बेरमपुर के हर एक इंसान को दहशत से कंपा दिया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उस ताबूत के अंदर वास्तव में ऐसा क्या था जिसे देखकर वो इतने भयानक तरीके से चीखें। और सबसे बड़ा सवाल, मेघना का इस 400 साल पुराने दुस्वप्न और उस रहस्यमयी मृत्युंजय अमृत से आखिर क्या सीधा संबंध है? ये सारे सुराग इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं कि अतीत के गहरे राज कभी मरते नहीं हैं, वे बस सही समय के आने का इंतजार करते हैं। विज्ञान की दुनिया और प्राचीन अंधविश्वास का ये खौफनाक टकराव सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि किंवदंतियां हमेशा सिर्फ झूठी कहानियां नहीं होती। इस रोमांचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।